स्वागत है आप सबका आज के वीडियो में। पिछले वीडियो में हमने कुछ आधारभूत ज्यामितीय आकृतियों के बारे में पढ़ा था। आज हम आगे कुछ और ज्यामितीय आकृतियों के बारे में अध्ययन करेंगे। अगला टॉपिक है वक्र। वक्र क्या होता है? कागज से बिना पेंसिल या पेन उठाए खींची गई सीधी या टेढ़ी आकृति को हम वक्र कहते हैं। जैसे ये सभी हमारे वक्र हैं। यहाँ पर हम देखते हैं ये हमारे सीधे नहीं हैं, जबकि यह एक सीधी रेखा है, ये भी वक्र है हमारा। तो ये सभी हमारे वक्र कहलाते हैं। अब आता है हमारा सरल वक्र। सरल वक्र की परिभाषा क्या होती है? वह वक्र जो स्वयं को न काटे वह सरल वक्र कहलाता है। जैसे ऊपर के चित्रों में हम देखते हैं, यहाँ पर पहला वाला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये वाला और ये वाला, ये हमारे सरल वक्र हैं, क्योंकि ये वक्र कहीं पर भी एक दूसरे को काटते नहीं हैं। जबकि हम देखते हैं कि ये वाला और ये वक्र एक दूसरे को काटते हैं, तो ये सरल वक्र नहीं है। अगला आता है हमारा बंद वक्र तथा खुला वक्र। क्या होता है? तो वह वक्र जिसके सिरे मिले हुए हों वह बंद वक्र कहलाता है, अर्थात वह वक्र जिसके अंत बिंदु ना हो। तो यहाँ पर हम देखेंगे, जो हमने चित्र बनाए थे, इनमें से ये वाला बंद वक्र है, यह भी बंद वक्र है, ये बंद वक्र है और ये भी बंद वक्र है। अब खुला वक्र का अर्थ होता है जिसके सिरे मिले ना हो, वह खुला वक्र कहलाता है। तो ऊपर हमने जो चित्र बनाए थे, इनमें से पहला वाला, दूसरा, ये भी खुला वक्र है और ये लास्ट वाला, ये भी हमारा खुला वक्र है। किसी बंद वक्र के 3 भाग होते हैं। वक्र का अभ्यंतर अर्थात वक्र के अंदर वाला भाग, वक्र की परिसीमा अर्थात वक्र की बाउंड्री, और वक्र का बहिर्भाग यानी कि वक्र के बाहर वाला भाग। तो आइए देखते हैं कहाँ पर होते हैं हम बंद वक्र बनाते हैं। तो यहाँ पर हमने एक बंद वक्र बनाया है और इस बंद वक्र के अभ्यंतर को हमने ग्रीन कलर से छायांकित किया हुआ है, और इसका जो बहिर्भाग है, तो वक्र के बाहर वाला जो संपूर्ण भाग है, ये सब इसका बहिर्भाग कहलाएगा। अगर हम ये पूछा जाए कि इसके अभ्यंतर में कौन कौन से बिंदु हैं, तो हम देखते हैं बिंदु ए और बिंदु बी इस वक्र के अभ्यंतर में है, बिंदु सी और बिंदु डी इस वक्र की परिसीमा पर हैं, और बिंदु ई और बिंदु एफ ये इस वक्र के बहिर्भाग में स्थित हैं। अगला टॉपिक है वक्र का क्षेत्र। तो किसी वक्र के अभ्यंतर तथा उसकी परिसीमा को मिलाकर उस वक्र का क्षेत्र कहा जाता है। जैसे ऊपर हमने चित्र बनाया था, तो यहाँ पर हम देखते हैं इसकी परिसीमा है और इसका जो अभ्यंतर है, ये दोनों मिल करके इस वक्र का क्षेत्र कहलाते हैं। ध्यान रहे, वक्र के क्षेत्र में वक्र का बहिर्भाग शामिल नहीं होता है, परंतु वक्र का अभ्यंतर और वक्र की परिसीमा शामिल होते हैं। अगला टॉपिक है बहुभुज। जैसा इसके नाम से पता चल रहा है, बहु माने अनेक, भुज माने भुजाएं। तो केवल रेखाखंडों से बना सरल बंद वक्र बहुभुज कहलाता है, अर्थात ऐसा बंद वक्र जो केवल रेखाखंडों से बना हो, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं, केवल रेखाखंडों से बनी बंद आकृति को बहुभुज कहते हैं। जैसे त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज। 3 भुजाओं की आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं, 4 भुजाओं वाली बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं, और 5 भुजाओं वाली बंद आकृति को पंचभुज कहते हैं। इसी प्रकार 6 भुजाओं वाली आकृति को षटभुज, और इसी प्रकार से अन्य बहुभुज होते हैं। तो यहाँ पर हमने एक चित्र बनाया है, तो यहाँ पर हम देखते हैं ये 4 भुजाओं वाली आकृति है, अर्थात एक चतुर्भुज बनाया है हमने यहाँ पर। तो यह एक बहुभुज का उदाहरण है। अब अगला है बहुभुज के भाग। बहुभुज में कौन कौन से भाग होते हैं? तो इसमें सबसे पहले आता है बहुभुज की भुजाएं। बहुभुज की भुजाएं क्या होती हैं? बहुभुज को बनाने वाले रेखाखंड उसकी भुजाएं कहलाती हैं। जैसे ऊपर का चित्र अगर हम देखें, तो यहाँ पर रेखाखंड ए बी, रेखाखंड बी सी और रेखाखंड सी डी और रेखाखंड डी ए, ये रेखाखंडों से मिलकर एक बहुभुज बनता है, अर्थात ये इसकी भुजाएं हैं। अतः चतुर्भुज ए बी सी डी की भुजाएं होंगी ए बी, बी सी, सी डी तथा डी ए। अगला भाग होता है बहुभुज का शीर्ष।
शीर्ष क्या होता है? बहुभुज की दो भुजाएं जहां मिलती हैं उस बिंदु को बहुभुज का शीर्ष कहते हैं। जैसे ऊपर के चित्र में हम देखते हैं, यहाँ पर ए बी सी डी हमारा एक बहुभुज है, तो यहाँ पर भुजा ए बी और डी ए जहां पर मिलती हैं, बिंदु ए पर मिलती हैं, तो बिंदु ए इसका शीर्ष है। इसी प्रकार ए बी और सी बी भुजाएं बिंदु बी पर मिलती हैं, तो बिंदु बी भी एक शीर्ष है। इसी प्रकार बिंदु सी और बिंदु डी भी इस चतुर्भुज के शीर्ष हैं। अर्थात चतुर्भुज ए बी सी डी के शीर्ष होंगे ए बी सी और डी। अगला भाग होता है हम आसन्न भुजाएं। आसन्न भुजाएं क्या होती हैं? आसन्न मतलब पास पास वाली भुजाएं। तो ऐसी दो भुजाएं जिनका एक अंत बिंदु उभयनिष्ठ हो, वे आसन्न भुजाएं कहलाती हैं। जैसे ऊपर हमारा जो चित्र था, तो चतुर्भुज ए बी सी डी में पास पास वाली भुजाएं कौन कौन सी हैं? ए बी और बी सी आसन्न भुजाएं हैं। इसी प्रकार बी सी और सी डी आसन्न भुजाएं हैं। इसी प्रकार सी डी और डी ए ये भी आसन्न भुजाएं हैं, और डी ए और ए बी ये भी आसन्न भुजाएं हैं। तो हम देखते हैं चतुर्भुज ए बी सी डी में ए बी और बी सी ये आसन्न भुजाएं हैं, बी सी और सी डी आसन्न भुजाएं हैं, सी डी और डी ए और ए बी ये आसन्न भुजाओं के युग्म हैं। अगला है हमारा आसन्न शीर्ष। आसन्न शीर्ष क्या होते हैं? बहुभुज की एक ही भुजा के अंत बिंदु आसन्न शीर्ष कहलाते हैं। जैसे हमारे पास यदि एक चतुर्भुज है ए बी सी डी, तो यहां पर हम देखते हैं भुजा ए बी के दोनों अंत बिंदु हैं ए और बी, तो ये आसन्न बिंदु कहलाएंगे। इसी प्रकार भुजा बी सी के दोनों अंत बिंदु हैं बी और सी, तो बिंदु बी और सी आसन्न बिंदु हैं। इसी प्रकार सी और डी आसन्न बिंदु हैं, और डी और ए आसन्न बिंदु हैं। आसन्न का मतलब पास पास वाले, तो पास पास वाले दो बिंदु आसन्न शीर्ष कहलाते हैं। तो आसन्न शीर्षों के भी हमारे चार युग्म हैं, ए और बी और सी और डी और ए। अगला भाग है विकर्ण। तो विकर्ण क्या होते हैं? ऐसे शीर्ष जो आसन्न नहीं हैं, इनको मिलाने से बना रेखाखंड बहुभुज का विकर्ण कहलाता है। जैसे हम देखते हैं चतुर्भुज ए बी सी डी में आसन्न शीर्ष हमारे हैं ए बी सी डी और डी ए। तो आसन्न शीर्ष ए और बी को नहीं मिलाना है, ए और बी को मिलाने से भुजा बनती है। लेकिन आसन्न शीर्षों को छोड़कर शेष शीर्षों को जब हम मिलाते हैं, यानी सम्मुख शीर्षों को मिलाते हैं, जैसे ए और सी को मिलाने से जो रेखाखंड बनता है ए सी, और बी और डी को मिलाने से रेखाखंड जो बनता है बी डी, ये दोनों इसके विकर्ण कहलाते हैं। अर्थात चतुर्भुज ए बी सी डी के विकर्ण होंगे ए सी और बी डी। अगला टॉपिक है कोण। कोण क्या होता है? जब दो किरणें एक ही बिंदु से प्रारंभ होती हैं तो उनके बीच कोण बनता है। कोण का अर्थ होता है एक किरण का दूसरी किरण से झुकाव। जैसे कोण ए बी सी, यहां पर हम देखते हैं दो किरणें बी ए और बी सी एक ही बिंदु बी से प्रारंभ होती हैं, तो इनके मध्य में कोण बनता है। इस कोण को हम ए बी का बी सी से झुकाव कहते हैं। झुकाव को जो मापते हैं उसको हम कोण कहते हैं। यहां पर जो कोण को बनाने वाली दोनों किरणें हैं बी ए और बी सी, ये इस कोण की भुजाएं कहलाती हैं, और इनका जो प्रारंभिक बिंदु बी है यह इस कोण का शीर्ष कहलाता है। तो हम देखते हैं कोण ए बी सी की भुजाएं बी ए और बी सी हैं, और कोण ए बी सी का शीर्ष बिंदु बी है। कोण को सदैव तीन बिंदुओं से निरूपित किया जाता है। जैसे यहाँ पर कोण ए बी सी को हमने ए बी सी तीन बिंदुओं से निरूपित किया है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह होती है कि शीर्ष को सदैव बीच में लिखते हैं। जैसे ऊपर हमने कोण ए बी सी लिखा है, इसका शीर्ष बी है, तो जब इसको हम लिखते हैं तो कोण ए बी सी या कोण सी बी ए लिख सकते हैं, यानी किसी भी सिरे से इसको शुरू कर सकते हैं, परंतु शीर्ष को हम सदैव उसके बीच में लिखते हैं। इस बात का ध्यान हमेशा रखते हैं कोण को पढ़ते समय या लिखते समय। कोण का चिन्ह हमारा होता है इस तरीके से होता है, छोटा सा कोण बनाते हैं। इसमें नीचे वाली जो भुजा होती है ये क्षैतिज होती है, और एक ये तिरछी भुजा होती है। इसमें ध्यान रहे एक छोटा है का चिन्ह भी होता है जो इस प्रकार होता है, जिसमें दोनों भुजाएं समान रूप से झुकी होती हैं, जबकि कोण का जो चिन्ह होता है उसमें नीचे वाली भुजा क्षैतिज होती है। इस बात का हमें सदैव ध्यान रखना होता है। आगे है कोण का अभ्यंतर तथा बहिर्भाग। तो यहाँ पर हम देखते हैं हमने कोण ए बी सी बनाया हुआ है, और इसमें हमने इसको जो ग्रीन से इसको छायांकित किया है जितने भाग को, ये इस कोण का अभ्यंतर कहलाता है। और ये जो इसकी किरणें हैं ए बी बी सी, ये इसकी परिसीमा है, और शेष भाग जो है वो इसका बहिर्भाग कहलाता है। यदि हमसे ये पूछा जाए कि इस कोण के अभ्यंतर में कौन कौन से बिंदु स्थित हैं, तो हम देखते हैं बिंदु ई और डी इसके अभ्यंतर में स्थित हैं, बिंदु सी, बिंदु बी और बिंदु ए इस कोण पर स्थित हैं, और बिंदु पी और बिंदु क्यू ये इस कोण के बहिर्भाग में स्थित हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि कोण का अभ्यंतर एक निश्चित सीमा नहीं होती है, निश्चित नहीं होता, क्योंकि इसकी जो किरणें हैं ये अनिश्चित रूप से आगे बढ़ाई जा सकती हैं, अतः इसका अभ्यंतर भी अनिश्चित रूप से
बढ़ाया जा सकता है। अगला टॉपिक है वृत्त। वृत्त हम सब परिचित हैं, जैसे हमारे घरों में प्लेट होती है, आमतौर पर वृत्ताकार होती है। इसी तरीके से हमारी रोटी वृत्ताकार होती है। तो वृत्त की परिभाषा क्या होती है? एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर चक्कर लगाने से बना बिंदुओं का पथ वृत्त कहलाता है। निश्चित बिंदु जो होता है वो वृत्त का केंद्र कहलाता है। जैसे हम एक वृत्त बनाते हैं तो यहाँ पर हम प्रकार और पेंसिल की सहायता से एक वृत्त खींचते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक निश्चित बिंदु है जहाँ पर हमने प्रकार की नोक रखी थी, जिसको हम बिंदु O से प्रकट करते हैं, और यहाँ से समान दूरी पर स्थित ये बिंदु हैं। इन बिंदुओं का जो बिंदु पथ है ये एक वृत्त का निर्माण करता है। अगर इन बिंदुओं को बहुत नजदीक बनाया जाए तो ये एक दूसरे से मिल जाते हैं और इस तरीके से ये एक वृत्त बनाते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं वृत्त की त्रिज्या। तो जो निश्चित बिंदु से समान दूरी पर हमने बिंदुओं को लिया था, तो निश्चित बिंदु से वो समान दूरी जो होती है या निश्चित दूरी होती है उसे हम वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। जैसे इस चित्र में O से A तक की जो दूरी है ये वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। तथा वृत्त के चारों ओर की जो बाउंड्री है इसे हम वृत्त की परिधि कहते हैं। अर्थात परिधि की परिभाषा होगी वृत्त के चारों ओर चली गई दूरी या परिसीमा उस वृत्त की परिधि कहलाती है। जैसा कि इस चित्र में हम देखते हैं ये चारों ओर जो चली गई दूरी है इसे हम वृत्त की परिधि कहते हैं। अगला टॉपिक है वृत्त की जीवा। तो वृत्त की परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की जीवा कहलाती है। जैसे दूसरे चित्र में हम देखते हैं इस परिधि पर दो बिंदु A और B को मिलाने वाला रेखाखंड AB इस वृत्त की जीवा कहलाता है। इसी प्रकार C और D दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड CD यह भी वृत्त की जीवा है। अगला भाग है व्यास। वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली जीवा वृत्त का व्यास कहलाता है। व्यास वृत्त को दो बराबर भागों में बांटता है और प्रत्येक भाग अर्धवृत्त कहलाता है। जैसे इस चित्र में हम देखते हैं CD जीवा वृत्त के केंद्र O से होकर जाती है, अतः यह वृत्त का व्यास है और यह वृत्त को दो बराबर भागों में बांटती है, एक ये ऊपर वाला भाग और एक ये नीचे वाला भाग। तो ये दोनों अर्धवृत्त कहलाते हैं। यहां ध्यान दीजिए OD और OC ये वृत्त की त्रिज्याएं हैं, अर्थात वृत्त का व्यास दो त्रिज्याओं से मिलकर बना होता है, अर्थात व्यास त्रिज्या का दो गुना होता है, या यूं कहें कि त्रिज्या व्यास की आधी होती है। वृत्त का अगला भाग है त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड क्या होता है? दो त्रिज्याओं और संगत चाप से घिरा क्षेत्र वृत्त का त्रिज्यखंड कहलाता है। जैसे यहाँ चित्र में हम देखते हैं एक वृत्त है, इसका केंद्र O है, OA और OB ये दो त्रिज्याएं हैं और A से B तक ये परिधि पर चली गई जो दूरी है ये वृत्त का चाप है। तो दो त्रिज्याओं और चाप के बीच में घिरा हुआ जो ये क्षेत्र है इसे हम त्रिज्यखंड कहते हैं। अगला पॉइंट है हमारा वृत्तखंड। वृत्तखंड क्या होता है? वृत्त की एक जीवा और संगत चाप से घिरा वृत्तीय क्षेत्र का भाग वृत्तखंड कहलाता है। जैसे हम एक चित्र बनाते हैं, हम देखते हैं हमने एक वृत्त बनाया है, यहाँ पर इसका केंद्र O है और PQ इस वृत्त की एक जीवा है। तो PQ जीवा और चाप PRQ P से लेकर के परिधि पर ये Q तक जाते हैं, तो ये चाप है। इस चाप और इस जीवा के बीच में घिरा हुआ जो ये क्षेत्र है जिसको हमने ग्रीन कलर से छायांकित किया है ये इस वृत्त का वृत्तखंड कहलाता है। यहाँ हम चाप के बारे में बताना भूल गए थे। तो चाप क्या होता है? परिधि का एक भाग होता है, परिधि का कोई छोटा सा टुकड़ा। जैसे यहाँ पर P से लेकर QR तक या R से लेकर Q तक ये हमारे चाप कहलाते हैं, या यहाँ से यहाँ तक कोई भी एक परिधि का टुकड़ा ले लेते हैं तो उसे हम चाप कहते हैं। तो इस प्रकार आज के वीडियो में हमने ज्यामिति की आधारभूत अभिधारणाओं के बारे में पढ़ा, आधारभूत आकृतियों के बारे में पढ़ा, उनकी परिभाषाओं के बारे में पढ़ा। अगले वीडियो में हम इन पर आधारित कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।